ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति लाइव कक्षा संख्या 27 को आज हम पढ़ेंगे। अभी तक आपको मैंने 26 कक्षाओं को पढ़ा दिया है। द्वितीय अध्याय प्रथम पाद समास प्रकरण की कक्षा संख्याएं हैं, तो 27वीं कक्षा को पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था। अंतिम सूत्र मैंने आपको ये पढ़ाया था, 47वां था। पात्रे समिता दयश्च। यहां तक ये सप्तमी तत्पुरुष भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 48वें सूत्र से। ये जिसको हम कहते थे कर्मधारय समास, समानाधिकरण समास, उस समास का अब यहां से श्री गणेश हो रहा है, आरंभ हो रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिएगा, सूत्र मेरे साथ में बोलिएगा। पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन। ठीक है, चलिएगा। ये प्रथमा है। पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं समानाधिकरणेन तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं। समासः पूर्वकालिक इत्यत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः। इतरेतर योगद्वन्द्व समास कर लेना है आपको। पद कहां से देखेंगे तो यहां से पूर्व कालश्च एकश्च सर्वश्च जरच्च पुराणश्च या पुराणम च, ये नपुंसकलिंग है। पुराणम च नवश्च केवलश्च केवलाः। पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः। विग्रह करके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये तो इतरेतर योगद्वंद्व हो गया इसमें। और इसमें भी समास है, समानाधिकरणेन। इस पद में भी समास है। समानम अधिकरणम यस्य स समानाधिकरणः तस्मिन् समानाधिकरणेन। ये तस्मिन् नहीं होगा, ये गलत लिख गया, तेन होगा। ठीक है, यहाँ गलती से देखिएगा, तो ये तृतीया है तो तेन होगा, तेन।
तेन समानाधिकरणेन। ठीक है, गलतियां रह जाती हैं कभी कभी, पुस्तक है और कोई भी पुस्तक आज तक ऐसी नहीं बनी है कि जिसमें गलतियां ना हो, रह ही जाती हैं। एक बार छपवाते हैं तो कुछ गलतियां रहती हैं, फिर दोबारा छपवाते हैं तो फिर उसमें पीछे वाली गलतियों को शुद्ध कर पाते हैं तो और नई बन जाती हैं। ठीक है, तो इसकी चिंता की कोई बात नहीं है। ये पुस्तक ऐसा मान के चल सकते हैं शुद्ध पुस्तक है। क्या है? शुद्ध पुस्तक। इसे शुद्ध अभी तक नहीं बनी और आगे बनेगी भी नहीं शायद। ठीक है, चलिएगा। बहुब्रीहि समास। समानम अधिकरणम यस्य, कहते हैं समान है, अधिकरण माने आधार, जिसका वह क्या है? पद, शब्द, समानाधिकरण। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। अर्थात जब दो या दो से अधिक, क्या? जब दो या दो से अधिक का आधार एक हो, इस समास प्रकरण में ऐसा कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों का एक ही अर्थ हो तो वो पद कैसे हो जाते हैं? समानाधिकरण वाले हो जाते हैं। मोटी मोटी भाषा में समझा रहा हूं। जैसे इसको मैं कह रहा हूं काला पेन, क्या कह रहा हूं? काला पेन। काला और पेन दोनों किसको कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं। काला पेन, काला भी इसी के लिए प्रयोग हो रहा है, पेन भी इसी के लिए हो रहा है। इसका मतलब है काला और पेन दोनों जो शब्द हैं वो समान अधिकरण वाले हैं, अर्थात दोनों का आधार एक है, माने एक ही में प्रयोग हो रहे हैं। तो काला पेन ये परस्पर क्या है? समानाधिकरणवाची शब्द है, उसी को यहां पर कहा है। ठीक है, और यह समानाधिकरणेन, तो ये सुपा के साथ इसका संबंध लग जाएगा। जब एक समानाधिकरण वाला होगा तो दूसरा जो शब्द इसके साथ समास करेंगे वो भी समानाधिकरण वाला होना चाहिए, ये अपने आप निकल के आ जाएगा। अभी आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखिएगा, चलिएगा। ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अभी और समझा दूंगा। अभी एक उदाहरण दिया, बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, अनुवृत्ति आती है इसमें तत्पुरुषाः, विभाषा, सुप, सह, सुपा, समासः, इनकी अनुवृत्ति आती है। ठीक है, चलिए अर्थ देखते हैं पहले, फिर अभी और चर्चा करनी है, इस पर काफी चर्चा करनी है। अर्थ पूर्व काल एक सर्व जरत पुराण नव केवल इत्येते सुबन्ताः समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। क्या कह रहे हैं मित्रों? कहते हैं पूर्व काल। पूर्व काल का यहां पर क्या है? जब हम समास करेंगे तो उसमें दो शब्द होंगे, तो ऐसे क्रियावाची शब्द होंगे, तो उसमें क्या है? एक उत्तर काल क्रिया को कहने वाला होगा और एक होगा पूर्व काल की क्रिया को कहने वाला। पूर्व काल का ये अर्थ है, एक शब्द होना चाहिए माने पूर्व काल में संपन्न हुई जो क्रिया, ठीक है, वो वाला शब्द। और जब पूर्व काल की बात करते हैं तो क्या है? उसका समास वही होगा अपर काल माने उत्तर कालवाची के साथ में, अभी तो पूर्व काल का जी का संबंध लगेगा। पूर्व काल और उत्तर काल ये कैसे हैं?
सापेक्ष शब्द हैं। जब पूर्व काल कह रहे हैं तो किसी की अपेक्षा से कह रहे हैं, उत्तर काल कह रहे हैं अर्थात अपर काल कह रहे हैं तो वो किसी की अपेक्षा से होता है। ठीक है, तो यहां पूर्व काल का अपने आप संबंध आ जाएगा, पूर्व कालवाची उत्तर कालवाची के साथ में, ऐसा अर्थ आएगा। ठीक है, एक शब्द आप जानते हैं संख्यावाची है, सर्व, सर्व भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है वैसे। जरत, जरत का अर्थ होता है जीर्ण। पुराण, पुराण का अर्थ है यहां पुराना। पुराण ये पुस्तक वाले पुराण नहीं है, ये पुराण शब्द आप ऐसा मत मान लीजिएगा कि ये पुराण है, ये तो काफी पुराना शब्द है पुराण। और ये जो पुराण आपके 18 पुराण, 18 उपपुराण, ये तो काफी नए हैं। ठीक है, महर्षि पाणिनि के काफी बाद के हैं। नव, नव शब्द का अर्थ है यहां पर नया। यहां नव का एक अर्थ नौ भी होता है। नव, नव माने आपको याद होगा नव माने नौ, परंतु यहां नव का अर्थ नौ नहीं है, यहां नव का अर्थ है नया, न्यू। ठीक है, केवल और केवल शब्द, इत्येते सुबंताः, ये सभी सुबंत माने शब्द, समानाधिकरणेन सुबंतेन माने समानाधिकरणवाची माने जिसको ये कहते हैं उसको ही वो शब्द कहता है, तो उसके साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। समीचीन। उदाहरण, स्नातश्चानुभुक्तश्च, स्नातानुभक्तः, भक्त लिख दिया, भुक्ता होगा। ठीक है, ऊ की मात्रा छूट रही है। ठीक है, यहां पर है स्नातः च अनुभुक्तः च। अब देखिएगा, यहीं पर घटा लीजिएगा, पहले घटा देंगे। कृष्ट समीकृतम, बस इसको देखिएगा। स्नातश्च अनुभुक्तश्च, कोई व्यक्ति है क्या, कोई व्यक्ति है, उसने पहले तो स्नान किया, फिर उसने खाया। ध्यान दीजिएगा, स्नाता माने स्नान किया हुआ व्यक्ति, और अनुभुक्तश्च, अनुभुक्ता माने फिर स्नान करने के बाद भोजन खाया हुआ व्यक्ति। तो पहले स्नान क्रिया पूर्व कालवाची है, माने पूर्व काल की क्रिया को कह रहा है, और पूर्व काल की क्रिया को करने वाले को कह रहा है यहां पर मुख्य रूप से। और ये बाद की क्रिया, उत्तर काल की क्रिया माने बाद में उसने खाया। तो नहाया हुआ और खाने वाला व्यक्ति यहां पर एक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जिसने पहले नहाया उसी ने बाद में खाया। ठीक है, इसका स्नात का, ठीक है, इस समानाधिकरणवाची माने ये इसका और इसका दोनों का एक ही, एक में एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। हाँ, केवल काल का भेद है, बस केवल काल का भेद है। व्यक्ति एक को ही कहा जा रहा, दो व्यक्ति नहीं कहा जा रहे। स्नान किए हुए ने और भोजन खाए हुए ने, यानी भोजन खाने वाला अलग व्यक्ति है और स्नान किया हुआ अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही व्यक्ति है जिसने पहले स्नान किया है, फिर उसने भोजन किया है। तो ये और ये दोनों शब्द एक के लिए प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, समानाधिकरणवाची हो गया। और समानाधिकरणवाची का समानाधिकरणवाची के साथ ही समास होता है। ठीक है, तो इससे ये, तो स्नातानुभुक्ता माने पहले जिसने खाया, फिर बाद में पहले जिसने नहाया, स्नान किया, और फिर बाद में उसने भोजन खाया। यही आयुर्वेद का नियम है कि भोजन खाने से पहले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। तो स्नातानुभुक्ता, समानाधिकरण घट गया। ऐसे अभी और बताएंगे।
कृष्ट समीकृतम। कृष्ट समीकृतम का अर्थ है कि पहले ऐसा खेत जिसको पहले जोता, फिर बाद में उसको समान किया। आज भी जो किसान लोग हैं, प्राचीन काल में क्या होता था, पहले हल के द्वारा खेत को जोतते थे, फिर एक तख्ता होता, तख्ता पट्टा बोलते हैं इसको, पटेला भी बोलते हैं कहीं गांव देहात में, ठीक है। तो पहले जोत करके फिर उस पट्टे से एक सा करते थे, उसे समीकृतम माने समान करना। वो जब जोतते हैं तो मिट्टी इधर उधर फैल जाती है, फिर उसको पटेला लगा देते हैं, पट्टा लगा देते हैं, तो वो एक चिकना सा बन जाता है, समान बन जाता है, ठीक है। तो कृष्ट शब्द और समीकृत शब्द ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? खेत, एक ही खेत है जिस खेत को पहले जोता गया फिर उसको पटेला लगाया गया, गांव वाली भाषा में बोलते पटेला लगाया गया कहीं फट्टा लगाया गया, कहीं पट्टा लगाया गया। इसका अर्थ है समीकृत माने समान किया गया। खेत एक है, उसको पहली क्रिया क्या हुई? पूर्व काल की क्रिया कृष्ट माने जोतना, जोता हुआ, फिर समीकृत माने समान किया हुआ। तो दोनों शब्दों का एक ही अधिकरण है, एक खेत। अलग अलग खेत नहीं है कि एक जुता हुआ खेत और एक पटेला लगा हुआ खेत नहीं है, दोनों एक ही खेत के लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है? समानाधिकरणवाची हो गया ये वाला शब्द। कौन सा शब्द है ये वाला? पूर्व काल की क्रिया वाला शब्द तो कौन सा हो गया? ये हो गया आपका पूर्व काल की क्रिया वाला कृष्ट, और समानाधिकरणवाची ये हो गया माने ये अपने समानाधिकरणवाची माने इसका और इसका दोनों का समानाधिकरण एक है, तो इसकी समास हो गया, ठीक है। तो कृष्ट समीकृतम। अब इसको आप सिद्धि कैसे करेंगे? सिद्धि आपको मालूम है वैसे, फिर भी मैं आपका थोड़ा सा सहयोग कर देता हूं। ये क्या करेंगे आप? इसका स्नात अनुभोक्ता इस सूत्र से समास हो गया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये पूर्व काल की क्रिया को कहने वाला है, पूर्व काल वाची है, और ये समानाधिकरणवाची इसके साथ में समास हो गया। तो समास होकर के आकाश सवर्ण दीर्घ लग के स्नातानुभुक्त, और ये सु आ जाएगा, स्नातानुभुक्ता बन जाएगा। सरल है, कुछ भी नहीं है। इसका पूर्व में प्रयोग होगा क्योंकि आप पूर्व काल ये प्रथमा व्यक्ति से निर्दिष्ट है यहाँ सूत्र में है। प्रथमा निष्ठम समास उपसर्जनम से उपसर्जनम पुसंज्ञा उपसर्जनम पूर्व में आ जाएगा। ये ऐसा नहीं ये वाला पूर्व में नहीं आएगा, यही पूर्व में आएगा। और कृष्ट समीकृतम, यहां पर आप क्या करेंगे? यहां पर करेंगे कृष्टम का अलौकिक विग्रह करेंगे, कृष्टम च समीकृतम च, माने कृष्टम च तद समीकृतम च, ठीक है क्या? कृष्टम च तद समीकृतम च, तद कह सकते, तत् कह सकते हैं, कृष्ट समीकृतम। और इसका अलौकिक विग्रह करेंगे आप तो कृष्ट तू और समीकृत तू, बस ये सो आ जाएगा, ठीक है। इसका समास हो गया, लुक हो गया, तो कृष्ट समीकृत। और ये खेत को कहा जा रहा है, क्षेत्रम शब्द नपुंसकलिंग होता है, इसलिए यहाँ सु आएगा बाद में, उसको क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा। अमी पूर्व से लग करके कृष्ट समीकृत। सरल है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए, एकश्चासौ वैद्यश्च एक वैद्यः, ध्यान दीजिएगा, क्या? एकश्चासौ वैद्यश्च, एक और वही वैद्य, एक वैद्य, वैद्य शब्द भी उसी को कह रहे हैं और एक शब्द भी उसी को कह रहा है। तो
ये एक शब्द समानाधिकरणवाची वैद्य शब्द के साथ में समास हो गया, तो एक सु वैद्य सु समास होकर के एक वैद्य और स्वादित्पत्ति करके एक वैद्य बन गया। ऐसे ही एक भिक्षा, तो इसका बनेगा एका चासौ भिक्षा च, ऐसा विग्रह होगा इसका, ध्यान देंगे क्या होगा देखिएगा। ये तो पुल्लिंग है वैद्य, इसलिए यहां पर एक शब्द पुल्लिंग आ गया। यहां पर क्या है, भिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, तो फिर एक शब्द का यहां पर जब हम प्रयोग लौकिक विग्रह बनाएंगे या हम अलौकिक विग्रह बनाएंगे तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वनाम है। तो क्या बनेगा, एका चासौ भिक्षा च भिक्षा च, ये हो गया। अब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो ये बनेगा आपका एका, ध्यान दे यहां पर विशेष है थोड़ा सा, एका और सु भिक्षा सु, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर इस सूत्र से समास हो गया, श्लोक हो गया, क्या बना हुआ आपका बचा, एक भिक्षा बचा। ध्यान दीजिए क्या बचा, एक एका भिक्षा, ऐसा है, ध्यान दीजिए एका भिक्षा ऐसा बचा, परंतु उदाहरण क्या है, एक भिक्षा, इसको एका को एक बनाना है। अब वो यहां पर आपको नहीं बताया, मैं बता देता हूं, ठीक है। अब क्या होता है, एका को एक करना माने ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, इसको पुल्लिंग बनाना है समास में। आप ध्यान देंगे, आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि, चलिए मैं दिखाता हूं सूत्र आपको, यहां आइएगा, ये तत्पुरुषाः समानाधिकरणः कर्मधारयः है। ये क्या कहा था कि समानाधिकरण पदों का जो तत्पुरुष होता है उसका एक नाम और रख देते हैं, क्या, कर्मधारयः। ध्यान देंगे क्या नाम रख रहे हैं, कर्मधारय। ये पहले ही पढ़ा हुआ था हमने, 1-2-42 में पढ़ा था। अब जो हमने समास किया है वो क्या है, तत्पुरुष है और समानाधिकरण वाला भी है, इसलिए उसका एक नाम और क्या है, कर्मधारय। वो कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया, इसलिए है, ध्यान देंगे। अब क्या हो गया, ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया, ध्यान देंगे, लीजिएगा ये। तो ये जो समास हुआ यहां पर एका भिक्षा, ये कर्मधारय इसकी संज्ञा हो गई। कर्मधारय संज्ञा होने पर, या कर्मधारय संज्ञा होने पर एक सूत्र है 6वें अध्याय में, अभी मैं दिखा दूंगा, वो क्या करता है, कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है, यदि वो स्त्रीलिंग है तो उसको उसी का पुल्लिंग हो जाता है। आइएगा सूत्र देखिएगा पहले, ये देखिएगा, ये सूत्र अच्छी प्रकार से आप देख लीजिएगा, 6-3-41 6वें अध्याय के तीसरे पाद का 41वां सूत्र है। उमत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, इसका अर्थ है, कर्मधारये समासे जातीय देशीय इत्येतयोश्च प्रत्ययोः परतः भाषित पुंसकादनु स्त्रियाः पुंवद् भवति। बस आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपको अभी जातीय देशीय से कोई लेना देना नहीं है,
कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में भाषित पुंस्क माने ऐसा शब्द जो जिसने पुल्लिंग को, जो पुल्लिंग को भी कहता है स्त्रीलिंग को भी कहता है। तो एक शब्द है, ये क्या है, जब एक कहा कहते हैं तो पुल्लिंग हो गया और एक का कहते हैं तो स्त्रीलिंग हो गया। शब्द तो वास्तव में एक ही है, एक। तो ये क्या है, भाषित पुंस्क शब्द है ये, एक शब्द। इसने पुल्लिंग को भी कहा है, अब स्त्रीलिंग को कह रहा है। तो कहते हैं ऐसे शब्द को जो क्या है स्त्रीलिंग में होगा पूर्व पद में, तो उसको पुंद हो जाता है, मतलब पुल्लिंग के समान हो जाता है, पुल्लिंग में जैसा होता है वैसा हो जाता है। अब ये क्या है, पुल्लिंग में कैसा है, एक बनता है, स्त्रीलिंग में एक का आ जुड़ जाता है तो आ हट जाएगा, पुल्लिंग जैसा बन जाएगा, ये अर्थ वही रहेगा। तो इसने क्या कर दिया, इसने यहां पर जो हमने समास किया था एकाभिक्षा, ऐसा जो बना था, तो ये क्या है, एका को उसने क्या पुंत कर्म धारे जाति देशीयेषु, देशीयेषु ये क्या हो गया, इसको पुंत हो गया, पुंत होकर के क्या बन गया, एक, एक बन गया। तो एक अभिक्षा, अब यहाँ सूले आएंगे अब स्वादि उत्पत्ति करके, उसका क्या हो जाएगा, हल ज्ञान जो दीर्घा सुति सिप्रक्तम, हल से लोप हो जाएगा, तो एक अभिक्षा बन गया। ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया, ठीक है बस। अच्छा, ये वाला सूत्र आपका जो कर्मधारय संज्ञा तो सबकी है, परंतु कर्मधारय को मान करके काम हर उदाहरण में नहीं मिलेगा। जहां काम प्राप्त होगा वहां कर देंगे। जैसे यहाँ कोई कार्य करना ही नहीं है कर्मधारय का, यहाँ पर भी नहीं करना है, यहाँ पर भी नहीं करना है, यहाँ आवश्यकता थी तो हमने कर्मधारय उसको ले लिया, ठीक है। चलिएगा, सर्वे च ते मनुष्याः सर्व मनुष्याः, माने वही मनुष्य हैं और वही सारे हैं। तो सर्व शब्द और मनुष्य शब्द का अधिकरण एक है, तो वो हो जाए सर्वे सर्व मनुष्याः, तो सर्व जस मनुष्य जस समास हो जाएगा और फिर जस आ जाएगा बहुवचन में। सर्व देवाः सर्वे च ते देवाः च, या च लगा भी सकते हैं अथवा नहीं लगा सकते, दोनों प्रकार से चलता है, ठीक है। ऐसे ही सर्वदेवा बन गया आपका, जारंश चासौ हस्ती चा जरधस्ती, संधि कर दिया, या संधि आप छोड़ दीजिएगा, ये वास्तव में जारा जारत चासौ हस्ती चा माने बूढ़ा हाथी। तो बूढ़ा जरत शब्द भी उसी को कह रहा है, हाथी भी उसी को कह रहा है, दोनों का समास हो गया, माने जरत सु और हस्ती सु समास हो गया, लुक हो गया व्यक्ति का। तो क्या बचा आपका, जारा हस्ती, ऐसा बचा। अब यहां पर आप देख रहे हैं इसको क्या हो गया है, इसको ताको द हो गया, क्या हो गया, ताको द। झलाम जशुअंते से, क्या झलाम जशुअंते से इस ताको द हो जाता है। उसके बाद द के बाद यहां पर हा को ध हो जाता है संधि में, जरा धस्ती। इसके लिए सूत्र है झयो होन्य तरस्याम, क्या सूत्र बोलो, झयो होन्य तरस्याम, झय से उत्तर हा को विकल्प करके उसका जो पूर्व में है उसका चौथा वर्ण हो जाता है। आइएगा सूत्र का अर्थ दिखाता हूं आपको, यहां पर ये आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिएगा, ये 8वें अध्याय में चौथे पाद का 61वां सूत्र है, झयो होन्यतरस्याम। ये क्या कहता है, झय उत्तरस्य हकारस्य पूर्व सवर्णादेशो भवति विकल्पेन, विकल्प से होता है। तो झय से उत्तर, झय का अर्थ क्या हो गया, माने झा भाइया वर्ग के चौथे तीसरे दूसरे पहले इतने वर्ण आ जाएंगे, उनसे उत्तर
हकार को पूर्व सवर्ण माने पूर्व वाला जो झय है उसी के वर्ण का आदेश हो जाता है। तो पूर्व के वर्ण का करते हैं तो ह के स्थान में जब करते हैं तो हकारेण चतुर्था माने हकार के स्थान में उस जिस भी वर्ण का वर्ग का करते हैं उसका चौथा वर्ण होता है। ये थोड़ी सी कठिन होगा पर कठिन तो नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाई है तो एक सूत्र आपको पढ़ाया था, ध्यान होगा, हकारेण चतुर्था माने हकार का जो स्थान मिलता है वो वर्ग के चौथे अक्षर से मिलता है। तो अब यहां पर इसने पूर्व जैसे वाक हसती और इसको जब इसी का या घा हो गया हा को, क्योंकि कवर का है तो कवर का चौथा वाक घसती बन गया। चलिएगा इतना काफी है। अब देखते हैं तो ये जारद धस्ती क्या बनेगा, ये जारद ये वास्तव में ऐसा ही शब्द अभी मैं बता दूंगा आपको, ये ऐसा शब्द है हस्तिन, नकारांत है, ठीक है। आपको सिद्धि नहीं करनी अभी, नकारांत है। और फिर यहां स्वादित्पत्ति कर लेते हैं इसको, ठीक है। और इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होकर के और अंग के अधिकार में माने इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है सुनपुंसकस्य। तो शौचा एक सूत्र है, शौचा शौचा माने छठवें अध्याय के चौथे पाद में है। उससे क्या हो जाता है, इस उपधा को दीर्घ हो जाता है तो क्या बन जाता है, जारधस्तीन ऐसा बन जाता है, ये हट जाता है ये। और फिर हल दीर्घ सुत्ति से प्रकृतम हल से इसका लोप हो जाता है और नलोपा प्रातिपदिकांत से इसका लोप हो जाता है। ये ऐसे सिद्धि बनती है, परंतु आपको अभी यहां सिद्धि ऐसे बनानी नहीं है, अभी आपको शॉर्टकट में बना लेनी है। वैसे मैंने पूरी बताई दी आपको, क्योंकि आप जब ये बात तब समझ में आएगी जब छठवें अध्याय में पहुंचेंगे तब, ठीक है। तो ये जारधस्ती ऐसे बनेगा, ठीक है। क्या करेंगे आप, जब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो कैसा करेंगे, मैंने ऐसा आपको थोड़ा पहले अलग प्रकार से दिखा दिया था कि अलौकिक विग्रह इसका ऐसा होगा, और ये हस्तिन ऐसा शब्द है। मैंने पूर्व में आपको हस्ती दिखा दिया था, वो गलत वास्ता, हस्ती नहीं दिखाना चाहिए, हस्तिन दिखाना चाहिए। और ये सु ऐसा आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। तो अब समास हो जाएगा ये और ये संध्या जलाम जशवंत जयो होन तरस्याम से ये क्या हो जाएगा, दा धा हो जाएगा और फिर इससे सु आ जाएगा, ठीक है। और फिर सुनपुंसकस्य शौचा और नलोपा प्रातिपदिकांत वो हल गया, दीर्घ सूति से प्रकृतम हल लोप हो गया, हल से उत्तर, और फिर नलोपा प्रातिपदिकांत से ये नकालोप हो जाएगा, दीर्घ भी हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ पहले हो जाएगा तो जारधस्ती बन जाएगा। चलिएगा जारदश्वः तो ऐसे जरंश्चासौ अश्वश्च जारदश्वः तो जरत सु अश्व सु समास हो गया और फिर जरत को जलाम जशवंते लग करके तक द हो गया और अश्व में मिल गया स्वाद उत्पत्ति करके जारदश्वः ऐसा बन गया। पुराणम च तदन्नम च पुराणान्नम माने वही पुराना और वही अन्न है, ध्यान दीजिएगा। पुराणम च तद अन्नम च ये नपुंसकलिंग है इसलिए तद आया है, तो वही माने अन्न कैसा, पुराना अन्न। तो पुराणान्नम संधि हो जाएगी फिर समास करके, तो पुराणान्नम पुराना अन्न। ऐसे पुराणावसथम तो अवसत का अर्थ भी क्या होता है, अवसत का अर्थ भी पुराना गृह, ठीक है। पुराणावसथम तो यहां पर भी ऐसी समास हो जाएगा। नवम च तदन्नम च नवान्नम, नया अन्न, क्या है, नया अन्न, ठीक है।
और ऐसे नवा वसथम मन नया घर, ठीक। केवलंच तदन्नम च केवलान्नम, माने केवल अन्न और कोई चीज, पानी वानी नहीं, दूध वूध नहीं, केवल अन्न। तो केवलम च तदन्नम च केवलान्नम, तो केवल सु अन्न, सु समास हो गया और स्वादि उत्पत्ति करके अतो ममी पूर्व लग जाए, नपुंसकलिंग है, ठीक। तो ये है सामान्य, अब आपको विशेष इसमें कुछ भी नहीं है, इतनी सिद्धियां आप ऐसा इतना ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप इसकी द्वितीय वृत्ति पढ़ेंगे तो और आपको उसमें शंका समाधान वाली बात तो उठ करके सामने आ जाएगी। तो ये आपका समानाधिकरणवाची समास हो गया, ठीक है। चलिएगा, यहां सूत्र लिखा हुआ है, आपकी पुस्तक में भी होगा, झयो होन्य तरस्याम से को धा हुआ है, जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। बाकी का सब सरल है, ठीक है। यहां पर एक ये बात लिखी हुई है, इसको सही कर लें अपनी पुस्तक में। यहां अर्थ के बाद में ये लिखा हुआ है, यह सूत्र विशेषणम विशेषण का अपवाद है। ये बात क्या है, गलत लिखी हुई है, इसका कोई संबंध नहीं है ऐसा। ये विशेष और विशेषण का ही समास है। क्या ये विशेष और विशेषण का ही तो समास है। ये सब में देखिएगा, ये एक और वैद्य, वैद्य का एक विशेषण है, एक भिक्षा, भिक्षा, भिक्षा का विशेषण यहां पर एक है। सर्वदेवा ऐसे ही, जरदश्व बूढ़ा हाथी, बूढ़ा विशेषण लग गया जरद। तो ये बात यहां पर बिल्कुल गलत है, इसका कोई यहां संबंध नहीं है। ये कहां से कैसे लिखा गया है, जो इस पुस्तक को आज भी ऐसा छाप रहे हैं वो गलत छाप रहे हैं, उनको ठीक करना चाहिए। विशेषण विशेषण से इसका कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, ठीक है। यहां पर ये जो उदाहरण है ये विशेष विशेषण का नहीं है वास्तव में, ये वास्तव में विशेषण विशेषण का ही है। किसी व्यक्ति का विशेषण ये भी है और ये भी है, दोनों ये विशेषण विशेषण का है। ऐसे ही कृष्ण समीकृतम, ये भी विशेषण विशेषण का समास है और ये विशेष और विशेषण के आगे के, नया अन्न नया घर, ठीक है। तो इसको आप अपनी पुस्तक से काट लीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है। जहां पर कहीं गलती लिखी हुई है उसको हम सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। चलिएगा, आ जाइएगा आगे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ये काशिका की बात है, मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, काशिका की बात है और मैं लिखा देता हूं, आप पेन तैयार कर लीजिएगा। ये समानाधिकरण की परिभाषा क्या है, परिभाषा मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक है। परिभाषा लिखिएगा, ये परिभाषा है यहां पर, ये काशिका है, काशिका की वृत्ति है, उसमें लिखिए, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तस्य शब्दस्य एकस्मिन् अर्थे वृत्ति ही समानाधिकरण्यम। अब देखिएगा, ये कहते हैं भिन्न प्रवृत्ति निमित्तस्य सब शब्दस्य,
माने इसका अर्थ भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के निमित्त वाले शब्द। यहाँ एक शब्द नहीं, जाति में एक वचन है। भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के निमित्त वाले, कैसे इसको समझना है आपको, आराम से समझ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है आपको। देखिएगा, यहां देखिएगा, ये शब्द है आपके पास में जरदस्ती। मैंने सरल लिया आपके लिए। इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द क्या है इसमें, जरत, दूसरा शब्द क्या है, हस्ती। ठीक है, क्या है, हस्ती। क्या कहा, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तस्य शब्दस्य, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति। देखिएगा, इस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, जरत। जरत किसको बोलते हैं, जो बूढ़ा होता है। वृद्धत्व, क्या, वृद्धत्व, बूढ़ा। इस शब्द का निमित्त क्या है, शब्द का निमित्त वो होता है कि शब्द जिस कारण से इसके लिए प्रयोग होता हो। जरत शब्द हम किसी के लिए प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं अरे ये तो बूढ़ा है, तो वो उसके बुढ़ापे को देख करके प्रयोग करते हैं। पर इस शब्द का, जरत शब्द का प्रवृत्ति निमित्त, प्रवृत्ति निमित्त का अर्थ प्रयोग निमित्त, प्रयोग करने का निमित्त। हर शब्द का जो प्रयोग होता है उसका निमित्त होता है। नहीं तो यदि निमित्त नहीं होगा तो आप घोड़े को मनुष्य कह सकते हैं, मनुष्य को घोड़ा कह सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कहते हैं। घोड़े को घोड़ा ही बोलते हैं, मनुष्य को मनुष्य ही बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य शब्द का प्रवृत्ति निमित्त इस पिंड में दिखता है, उस घोड़े चार पैर वाले आकार वाले प्राणी में नहीं दिखता है। इसलिए मनुष्य शब्द का प्रवृत्ति निमित्त इसके अंदर कुछ विशेष हैं, उनके कारण होता है। तो यहां पर जरत शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, बूढ़ा, बुढ़ापा, वृद्धता। और हस्ती, हस्ती होता है हाथी। क्या होता है, हाथी। हाथी को हाथी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर हाथी के जो हाथी जो शब्द है, हस्ती, हस्ती, तो उसके अंदर वो होता है, इसलिए घोड़े को हस्ती नहीं बोल सकते। तो इसका माने इसको कहेंगे हस्तित्व, माने हस्ती का प्रवृत्ति निमित्त क्या, हस्तित्व। जिसकी सूंड होती है, जिसके मोटे मोटे चार पैर होते हैं, ठीक है, जिसके बड़े बड़े चौड़े चौड़े कान होते हैं, दो दिखावटी दांत होते हैं, गद्देदार पैर होते हैं और चौड़ी बहुत पीठ होती है, बड़ा प्राणी होता है। ये सारे शब्द क्या हैं, हस्ती के प्रवृत्ति निमित्त हैं। ऐसा आकार देख करके हम उसके लिए हस्ती शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, इसका निमित्त क्या है, बुढ़ापा। इसका निमित्त क्या है, हाथीपन, जिसको बोलते हैं, माने हस्तित्व। अब कहा के समानाधिकरण ये कब होंगे, इस प्रवृत्ति निमित्त और इसे इसका भिन्न प्रवृत्ति निमित्त, इसका अलग। परंतु जब ये दोनों किसी एक के लिए प्रयोग हो रहे हो, अब क्या है, क्या कहा, शब्द से एकस्मिन् अर्थे वृत्ति ही, वृत्ति माने व्यवहार, ध्यान दीजिए, वृत्ति का अर्थ क्या है, व्यवहार। जब भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्दों का
जब एक ही के लिए जब प्रयोग किया जाता है तब वो आपस में क्या होता है, समानाधिकरणता होती है, मतलब उन दोनों का समानाधिकरण्य होता है। अब क्या है, जर्त शब्द घोड़े के साथ भी लग गया, हस्ती के साथ भी लग गया, तो यहां पर जर्द हस्ती में हस्ती और जर्द दोनों एक ही पदार्थ को कह रहे हैं, एक ही प्राणी को कह रहे हैं, जबकि दोनों के प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है, अलग अलग है। तो ऐसी अवस्था आने पर ही क्या होता है, समानाधिकरण्य माने समानाधिकरणता, समानाधिकरणता, अथवा वो समानाधिकरणवाची बन जाते हैं। ये समानाधिकरण समानाधिकरण की परिभाषा माने समानाधिकरण की परिभाषा मैंने आपको लिखा दी है। अब आपको काफी समझेंगे, यदि थोड़ा चिंतन करेंगे सभी उदाहरणों पर तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई कठिन बात नहीं है। बस तो ये सूत्र विशेष था, समानाधिकरणवाची ये सूत्र था मित्रों, इसको आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं इस बात को। मैं जानता हूं मित्रों, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन पढ़ा हुआ हूं, गुरुकुल में रह करके पढ़ा हुआ हूं, और विशेष गुरुकुल में रह करके पढ़ा हूं, ऐसे सामान्य गुरुकुल में नहीं पढ़ा। ऐसे गुरुकुल में पढ़ा हूं मित्रों जहां पर केवल और केवल व्याकरण का ही जड़ से अध्ययन कराया जाता है, कोई दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, इंग्लिश, केमिस्ट्री, साइंस ये नहीं पढ़ाए जाते, केवल और केवल संस्कृत व्याकरण ही पढ़ाया जाता था। उस ऑफलाइन विद्यालय में पढ़ा हूं, परंतु जितना मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं उतना विस्तार से ऑफलाइन में भी कोई नहीं बताते। अब आपको स्वयं भी थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी परिभाषाएं मुझे किसी ने इस सूत्र को पढ़ाते समय नहीं समझाई थी, और ना हमने समझी भी थी। ये वास्तव में आगे की बात है काशिका की, परंतु हम समझते हैं कि पाठक कुछ ऐसे भी हैं जो समर्थ हैं, जो समझ सकते हैं तो समझ ले, कोई परेशानी नहीं है, उनको बता देते हैं। पर थोड़ा बहुत तो सबकी समझ में आता है, 100% नहीं तो 50% तो आ ही जाता है सबको। ठीक है, तो चलिएगा, ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां से समानाधिकरण की अनुवृत्ति चलेगी। ठीक है, काफी लंबी चलेगी, देखिएगा अनुवृत्ति पाद के अंत तक चलेगी। कहां तक चलेगी बोलो, पाद के अंत तक। पाद का अंत कहां है, अष्टाध्याय में देख लीजिएगा। पाद का अंत यहां पर होगा, यहां तक मयूर व्यंसकादयश्च यहां तक चलेगी। ठीक है, तो अब ये सब ये जो समास है ये कैसा है, समानाधिकरण है, और इसकी क्या हो जाएगी बोलो, कर्मधारय संज्ञा, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। ठीक है, चलिएगा अब आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगा मैं आपको दिक् संख्ये संज्ञायाम। ये विशेष सूत्र हैं, ये थोड़ा समझने में आपको एकाग्रता बनानी पड़ेगी, पर ये विशेष सूत्र हैं। ठीक है, आप सभी पुण्यात्माओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।